नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम्स के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने कुछ फैक्ट्स को भी शामिल किया है जो साथ साथ हम बताते चलेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अंगरागों की ओर विकास दर्शाता है। तो कौन दर्शाता है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा मध्य बाह्य विकास के सिद्धांतों को। चलिए इसके फैक्ट्स को भी देख लेते हैं। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, मध्य बाह्य विकास के सिद्धांत में शारीरिक विकास पहले केंद्रीय भागों में फिर केंद्र से दूर होता है। जैसे पेट और धड़ में क्रियाशीलता जल्दी होती है। दोस्तों, अगर इस वीडियो में आप नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरह के अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, ऐसी संस्था है जहां पर, ऐसी कौन सी संस्था है जहां पर, इसका करेक्ट आंसर होगा प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। ऐसी संस्था है जहां प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। फैक्ट्स को चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर दिया है प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है क्योंकि स्कूल में बच्चों के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और नैतिक गुणों का विकास होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की ही तरह पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं। तो कैसा प्रदर्शन करते हैं? सामूहिक अनुरूपता का। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सामूहिक अनुरूपता का, सामूहिक अनुरूपता अभिव्यक्तियों, विश्वासों और व्यवहारों को सामूहिक मापदंडों से मेल करने की प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास में प्राप्त हो जाती है। किस चरण में प्राप्त हो जाती है? तो किस चरण में प्राप्त हो जाती है? संवेदी गाम में प्राप्त हो जाती है। चलिए फैक्ट्स को देखते हैं। तो संवेदी सामक चरण में बालक अपनी संवेदना एवं गतिविधियों का प्रयोग करने लगता है। यह चरण या अवस्था 0 से 2 वर्ष तक की होती है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना खाली स्थान के संदर्भ में बनाई जाती है। तो किसके संदर्भ में बनाई जाती है? ऑप्शन बी हो जाएगा, बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम के संदर्भ में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फैक्ट्स को देख लेते हैं। तो बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम में बालकों को शिक्षा प्रक्रिया का केंद्र बिंदु माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो 6वां क्वेश्चन देखिए, बुद्धि लब्धि या आईक्यू की अवधारणा दी गई थी। तो किसके द्वारा दी गई थी? आंसर होगा ऑप्शन सी स्टर्न के द्वारा। ऑप्शन सी स्टर्न के द्वारा दी गई थी। चलिए फैक्ट्स को देख लेते हैं। तो आईक्यू पद की उत्पत्ति जर्मन शब्द इंटेलिजेंट क्वेटेशन से हुई है, जिसका पहली बार प्रयोग जर्मन वैज्ञानिक विलियम स्टर्न द्वारा 1912 में किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनात्मकता को अवधारणा से की संबंधित माना जाता है। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन डी विविध सोच। ऑप्शन डी हो जाएगा विविध सोच। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो फैक्ट में दिया है, विविध सोच ही सृजनात्मकता प्रक्रिया को बढ़ावा देती है, जिसके कारण बालक विभिन्न रचनात्मक क्रियाकलापों में भाग लेता है। क्वेश्चन नंबर 9, किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संवेदनों को इसके नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। तो किसके नियमों के अंतर्गत बताया जाता है? तो ध्वनि संबंधित नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। फैक्ट्स को चलिए देख लेते हैं। तो ध्वनि संबंधित नियम किसी विशिष्ट भाषा का वह परिवर्तन या विकार है जो उस विशिष्ट भाषा की कुछ खास ध्वनियों में एक विशिष्ट काल, विशिष्ट दशा में होता है। क्वेश्चन नंबर 10, जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं। तो क्या कहते हैं ऐसी स्थिति को? कहते हैं भाषा निर्धारित। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, 2 या 2 से अधिक राज्य आपस में अपने मध्य शासकीय भाषा निर्धारित कर सकते हैं। चलिए 11वें क्वेश्चन को देखते हैं। तो अपने अनुभवों और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण
की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरण की मरम्मत करता है तो वह उपयोग करता है। तो किसका उपयोग करता है वो करता है अनुमानी विधियों का, अनुमानी विधि का। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके फैक्ट्स को देख लेते हैं। देखिए, इसमें अनुभव एवं लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारणों को ज्ञात कर सुधार किया जाता है, अर्थात किसी बात को जानकर किसी दूसरी बात के विषय में ज्ञान प्राप्त करना ही अनुमानी विधि कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 12, दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है, वह उपयोग करती है। तो किसका उपयोग करती है दिव्या? उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का, उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का। देखिए फैक्ट्स में, उपलक्ष्य विश्लेषण विधि यह एक अनुसंधान की विधि है। इसमें जटिल से सरल, अज्ञात से ज्ञात तथा निष्कर्ष से अनुमान की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, पुरुष और महिला की भूमिकाओं को निर्धारण समाज करता है, बताता है कि यह कथन है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर, लैंगिक सामाजिक आवरण का, लैंगिक सामाजिक वातावरण का। आंसर देख लेते हैं। इसका फैक्ट में दिया है, लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है, क्योंकि जिस शब्द से समाज स्त्री व पुरुष के बीच भेद करता है वही उनकी सामाजिक संस्कृति लैंगिकता कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियों के कुछ हरण हैं। तो क्या है इसके हरण? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणना विधि, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणना विधि। चलिए फैक्ट्स में देख लेते हैं। तो फैक्ट्स में क्या दिया है? अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणना विधि। इसमें अधिगमकर्ता द्वारा अर्जित ज्ञान व अथवा किसी कौशल में निपुणता का आकलन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। तो क्या करता है? ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर, शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में, शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में। देखिए फैक्ट्स में क्या दिया है, शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता के मूल्यांकन द्वारा शिक्षक अधिकर्ताओं की उपलब्धि का सरलता से आकलन कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 16, समावेशी शिक्षा के सिद्धांत किस पर आधारित है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी हो जाएगा, समता एवं समान अवसर पर आधारित है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को जान लेते हैं। तो देखिए समावेशी शिक्षा समता एवं समान अवसर के सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि इसमें बिना किसी भेदभाव के सभी को शिक्षा के अवसर प्राप्त होते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष खालिस्तान में लागू किया गया था। तो किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था 2016 में। दिव्यांग अधिकार अधिनियम वर्ष 2016 में लागू किया गया था। देखिए क्यों लागू किया गया था? दिव्यांगों को विकास की मुख्य धारा में शामिल करने हेतु उनकी विभिन्न आवश्यकताओं की पहचान कराने के लिए 16 दिसंबर 2016 को लोकसभा में दिव्यांगजन अधिकार विधेयक पारित किया गया। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, व्यक्तिगत विविधाओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होना चाहिए जहाँ शिक्षक क्या हो, विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रवृत्तियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। आंसर हो जाएगा 6 से 18 वर्ष तक के लिए, 6 से 18 वर्ष तक के लिए। 20वां क्वेश्चन देखिए, विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्री प्रदान करने का तात्पर्य है। तो क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य है अधिगम की सार्वभौमिक संरचना। ऑप्शन डी अधिगम की सार्वभौमिक संरचना।
फैक्ट्स को देख लिए। अधिगम की सार्वभौमिक संरचना में सीखना किसी एक व्यक्ति या देश का अधिकार नहीं है, बल्कि यह विश्व के प्रत्येक व्यक्ति के लिए है। जागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण, जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि में अंतर्निहित है। तो इत्यादि में क्या अंतर्निहित है? संज्ञान बोध, ऑप्शन बी संज्ञान बोध। फैक्ट में देखिए, संज्ञान बोध यह एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जो ज्ञानार्जन और बोध से संबंधित है। इसमें चिंतन, स्मृति, निर्णय क्षमता, समस्या समाधान, कल्पना, प्रत्याशी, कारण योजना आदि समाहित रहते हैं। 22वां क्वेश्चन दिया है, जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभव के आधार पर सोचते हैं तो उसे कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? मूर्त सोच। ऑप्शन डी हो जाएगा मूर्त सोच। देखिए, मूर्त सोच यह ऐसी मानसिक क्षमता है जिसके आधार पर बालक ठोस वस्तुओं के महत्व को समझता है तथा उसका ठीक प्रकार से भिन्न परिस्थितियों में परिचालन करना सीखता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा इसका विभेदी अनुदेशन। विभेदी अनुदेशन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो प्रतिपालन अधिगम एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के चरण का पूर्ववर्ती है। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी समन्वयीकरण। समन्वयीकरण। चलिए फैक्ट्स को में नज़र डालते हैं। तो फैक्ट्स में दिया है, समन्वयीकरण का सामान्य अर्थ होता है अनुक्रियाओं का फैलाव, अर्थात समान उद्दीपकों के प्रति समान अनुक्रिया को सामान्यीकरण कहते हैं। 25वां क्वेश्चन देखिए, जनयोग का यह मानना है कि संज्ञान और प्रभाव होते हैं। संज्ञान और भाव होते हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी एकीकृत होते हैं। नेक्स्ट जो दिया है इसका 26वां क्वेश्चन, पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है। वह शिक्षण विधि का प्रयोग कर रहा है। तो कौन सा विधि का प्रयोग कर रहा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अवलोकन विधि का प्रयोग कर रहा है। मैन्यू और जेनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं। उसका व्यवहार प्रस्तुत करता है। तो क्या प्रस्तुत करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी निरंकुश। ऑप्शन डी हो जाएगा निरंकुश। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। तो एक समस्या सुधारक बच्चा विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। आंसर हो जाएगा सृजनात्मक। क्वेश्चन नंबर 29, जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं उसे कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? उपभोक्ता प्रकार का कार्य कहा जाता है। 30वां क्वेश्चन देखिए, बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्राव्य और स्पर्श संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा गतिबोधक में।